नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में जैसे कि आप सभी को पता है, हम अलंकार पढ़ रहे हैं और अलंकारों में मैंने अलंकार की परिभाषा और अलंकारों के जो दो मुख्य भेद हैं उनके बारे में आपको इस हमारे जो पिछले जो हमारा सेशन था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था। तो इस सेशन में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। आशा करती हूँ कि आपने परिभाषा को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा और आज भी हम आगे जो इसके भाग हैं, भेद हैं कि आगे के जो भेद हैं वो मैंने आपको बताए थे, मुख्य दो भेद, उन्हें हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप सभी बिल्कुल कॉपी पेन पेंसिल लेकर रेडी हो जाइए और अपना लिखना भी साथ में शुरू कीजिए, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ हमें लिखना भी होता है, उसी से हमें ये सारी चीजें अच्छे से याद होती हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। और अलंकार की परिभाषा हमने अपने पिछले सेशन में पढ़ ली थी और आशा करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में भी परिभाषा लिखी होगी। तो आज हम, जैसे कि मैंने आपको बताया, अलंकारों के दो मुख्य भेदों के बारे में मैंने आपको बताया था कि अलंकारों के दो मुख्य भेद होते हैं। सबसे पहले कौन सा भेद? शब्दालंकार और नंबर 2 अर्था अलंकार। यानी कि क्या मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बताए थे और उन एग्जाम्पल्स में मैंने आपको बताया था कि कहीं पर जब काव्य में हम शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करते हैं, जब शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है तो उसे शब्दालंकार कहा जाता है। और नंबर 2, जब अर्थ के माध्यम से, जब अर्थ के माध्यम से काव्य में अलंकार, काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है तो वहां पर अर्थालंकार होता है। तो शब्दालंकार के भी कुछ भाग मैंने आप लोगों को बताए थे। कौन कौन से भाग मैंने बताए थे शब्दालंकार के आपको? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। हमने पहले बताया था अनुप्रास अलंकार और नंबर 2 यमक अलंकार, नंबर 3 श्लेष अलंकार। तो ये 3 भाग हमने शब्दालंकार के अपने पिछले सेशन में आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। तो जैसे कि हमने बताया कि जब काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, यानी कि जब काव्य को शब्दों के माध्यम से सजाया जाता है, जैसे तनुजा तट तरिन, तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तो इसमें त वर्ण की आवृत्ति, जैसे कि मैंने आपको बताया कि त वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर बार बार हो रही है। ये एग्जाम्पल हमने शुरुआत में ही लिखा था, परिभाषा को पढ़ने से पहले लिखा था कि यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो यहाँ पर आपका क्या है? क्योंकि शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया गया है, शब्द के माध्यम से काव्य को सजाया गया है ना। यहाँ पर देखिए, तरिन, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, तो त वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। तो इसीलिए यहाँ पर शब्दा अलंकार, क्योंकि शब्दों के माध्यम से काव्य को सजाने का प्रयास किया गया है। तो अब ये शब्दा अलंकार भी 3 टाइप के मैंने आपको बताए कि सबसे पहले अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार और नंबर 3 श्लेष अलंकार। तो सबसे पहले हम
अर्थ शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार को डिस्कस करेंगे, अनुप्रास अलंकार को पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हमने पहले भी पिछली क्लासेस में भी पढ़ी होंगी, तो आपको थोड़ा बहुत ये सारी चीजें याद होंगी। ये हम पढ़ रहे हैं शब्द अलंकार का प्रथम भाग, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, देखिए जहां पर शब्द अलंकार में मैंने आपको बताया था कि शब्दों के माध्यम से काव्य को सजाते हैं। तो इसी में 3 टाइप्स इसके बताए, 3 प्रकार के होते हैं। तो अब ये प्रकार किस तरह से विभाजित किए गए हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है बच्चों, देखिए अगर आपको अलंकार याद करने हैं, अलंकारों को अगर आपने याद रखना है, तो कुछ उनकी विशेषताएं आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, जब तक आप विशेषताएं याद नहीं करेंगे तब तक आपको अलंकार याद नहीं होंगे। तो हर अलंकार की कुछ ना कुछ विशेषता होती है, जिसको आपने एक बार अगर याद कर लिया, अगर आप एक बार उसको कंठस्थ कर लिया आपने, तो आप उस चीज को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो देखिए अनुप्रास अलंकार, तो यहाँ पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। तो इसकी क्या विशेषता हुई कि जब भी आप देखेंगे किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसको सबसे पहले हम लिखेंगे, इसकी परिभाषा को हम लिखेंगे, उसके बाद हम इसको वाक्यों से समझेंगे, उदाहरणों से समझेंगे कि किस प्रकार अनुप्रास अलंकार कहां पर आपको मतलब कहां पे है, ये चीज आपको समझ आ जाएगी उदाहरणों के द्वारा। तो सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखेंगे। देखिए जहां एक वर्ण की आवृत्ति, वर्ण सभी जानते हैं, जैसे कि इससे पहले मैंने बताया त वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, तरिन, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर। तो त वर्ण की आवृत्ति हिंदी भाषा में जो हमारे वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं, ये सभी को पता है। सभी ने हिंदी व्याकरण जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम उसमें वर्णों के बारे में जानते हैं, और वर्णों से ही हम स्वर और व्यंजन को समझते हैं। तो यहाँ पर जब एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, एक से अधिक बार होती है, जब एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार आपको समझ में आ गया कि जिस वाक्य में आप देखेंगे कि एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, उदाहरणों से। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में।
चारू चंद्र की चंचल चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। काव्य की कुछ पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं और आप देख रहे हैं च वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। चारु, चंद्र, चंचल। तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होगा। देखिए मैंने कहा कि कुछ मुख्य विशेषताएं, तो अनुप्रास अलंकार की एक ही विशेषता मुख्य है कि यहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। तो चारु चंद्र की चंचल चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। च वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। तो एक एग्जाम्पल हमने ये लिखा, एक एग्जाम्पल आप खुद लिखेंगे। आप अपनी हिंदी की जो कविताएं हैं या फिर आपको कोई दोहा याद है या फिर ऐसी कोई भी चीज जहां पर आपको लगे कि हाँ एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, तो उसको आप यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं। तो अभी के लिए आप इसे समझिए कि जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होगी वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। तो ये नंबर 1 हमारा अलंकार था। नंबर 2 है यमक अलंकार। यमक अलंकार। देखिए अनुप्रास अलंकार एक वर्ण की आवृत्ति को बार बार कर रहा था और यमक अलंकार में क्या होता है कि जब शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, यानी कि शब्द एक ही शब्द सेम शब्द एक से अधिक बार बोला जाए लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि यहाँ पर आपका एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग किया जाएगा लेकिन दोनों शब्दों का जो अर्थ होगा वो बिल्कुल अलग अलग होगा। यानी कि शब्दों के माध्यम से हमने कहा कि चमत्कार उत्पन्न किया जाता है किसमें, शब्दालंकार में। तो शब्दालंकार का ही ये भाग है। तो यहाँ पर भी शब्दों के बारे में ही बताया गया है। जैसे मैंने आपको जो हमारा पिछला सेशन था उसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिखवाया था कि तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी के समान। उर्वशी है उर्वशी के समान। तो यहाँ पर दो उर्वशी शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये भी आपका एक एग्जाम्पल हो सकता है। मोहन के उर्वशी है उर्वशी के समान। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो उर्वशी शब्द है वो 2 बार प्रयोग किया गया है। तो आप देखेंगे कि दोनों का जो अर्थ है वो बिल्कुल अलग अलग है। ये मैंने आपको बताया है। उर्वशी है उर्वशी के समान। उर का अर्थ बताया मैंने आप लोग को। उर का अर्थ होता है हृदय और बसी का अर्थ होता है निवास करना। बसी का अर्थ होता है निवास करना। तो उर्वशी है उर्वशी के समान। तो यहाँ पर तो हुआ कि हृदय में निवास करना और इस वाले उर्वशी शब्द का अर्थ है कि अप्सरा। उर्वशी एक अप्सरा है स्वर्ग की। तो तुम उस अप्सरा के समान मोहन के, गिरधर के, कृष्ण के हृदय में बसी हो। तो बिल्कुल 2 शब्द सेम शब्द यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं और दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग अलग है। तो इस तरह से आप यमक अलंकार को समझ सकते हैं। तो इसकी हम परिभाषा कैसे बनाएंगे, अब तो बहुत इजी आप लोग के लिए हो गया समझने के लिए कि जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार आवृत्ति हो, जहां पर एक शब्द की
एक से अधिक बार आवृत्ति हो, आवृत्ति तो एक से अधिक बार हो, परंतु उनके अर्थ अलग अलग हो, उनके अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है, वहां यमक अलंकार होता है। शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, वहां पर लेकिन अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल बहुत ही इजी है, एक एग्जाम्पल पहले दे चुकी हूं और एक एग्जाम्पल यहां पर आप लोगों को देती हूं। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं घटा शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है, यानी कि एक से अधिक बार हुई है, 2 बार हुई है। काली घटा का घमंड घटा। और आपको भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि दोनों शब्दों के अर्थ यहाँ पर अलग अलग हैं। काली घटा यानी कि जो काले बादल आसमान में छाए हुए हैं उनके बारे में बात की गई है, और अगला जो घटा शब्द है वो कम होने के बारे में बात की गई है कि घमंड घटा, घटना यानी कि कम होना, नीचे आना, ठीक है। और काली घटा यानी कि काले बादल, तो काली घटा का घमंड घटा। तो इस तरह यहाँ पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने का, काव्य को सजाने का, काव्य को अलंकृत करने का प्रयास इस तरह शब्दों के माध्यम से किया गया है। बार बार याद दिला रही हूं, हम ये पढ़ रहे हैं शब्दा अलंकार, और शब्दा अलंकार का ही ये दूसरा भाग है यमक अलंकार। पहले हमने पढ़ा था अनुप्रास अलंकार, जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही थी, यहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है। लेकिन देखिए वर्ण से मिलकर ही शब्द बनते हैं, जैसे क, म, ल, कमल, ठीक है। तो पहले वाला जो था अनुप्रास अलंकार, आपको उसकी विशेषता याद करनी है कि वहां पर केवल एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, यानी कि अगर क वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो क वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होगी। अगर म वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो म वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होगी। तो किसी भी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होना अनुप्रास अलंकार, और किसी भी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होना यमक अलंकार। लेकिन एक चीज उसमें मेन आपको याद रखनी है कि दोनों के जो अर्थ होंगे वो बिल्कुल अलग अलग होंगे। तो इस तरह हमने यमक अलंकार भी यहाँ पर क्लियर कर लिया, और यमक अलंकार का जो एक और एग्जाम्पल है वो भी मैंने आपको इससे पहले समझाने से पहले आपको दे दिया था, ठीक है। तो अगला हम शुरू करते हैं नंबर 3 श्लेष अलंकार। तो यहाँ पर श्लेष शब्द का प्रयोग किया गया है। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना या जुड़ना। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना या जुड़ना। तो अब इसको कैसे समझेंगे हम, इसकी क्या विशेषता हो सकती है। देखिए श्लेष अलंकार में क्या होता है, जहां पर एक शब्द का प्रयोग, देखिए इससे पहले एक शब्द का प्रयोग कई बार हो रहा था, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, सारी चीजें ऐसे ही हेडिंग डाल के अपनी कॉपी में अलग अलग लिखनी है। तो श्लेष अलंकार में क्या होता है कि
एक शब्द का प्रयोग एक ही बार होता है, लेकिन जो उसके अर्थ होते हैं वो बहुत सारे निकल सकते हैं, यानी कि उस पर एक से अधिक अर्थ जुड़े हुए होते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दूंगी श्लेष अलंकार का, उससे आप समझ जाएंगे, लेकिन इसको हम एक बार लिख लेते हैं क्योंकि आपको इससे याद रहेगा कि जहां पर एक शब्द का प्रयोग एक ही बार, एक शब्द का प्रयोग एक ही बार हो, परंतु एक शब्द का प्रयोग एक ही बार हो परंतु उसके अर्थ क्या हो, एक से अधिक हो, यानी कि उस पर एक से ज्यादा अर्थ जुड़े हुए हों, एक से अधिक हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। वहां श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, जहां पर एक शब्द का प्रयोग होता है केवल एक बार। आपको इस तरह के वाक्य, इस तरह के सेंटेंस देखने हैं कि जहां पर एक शब्द का प्रयोग एक ही बार हो परंतु उसके जो अर्थ हो वो एक से अधिक हो। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दूंगी एक, जैसे जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोय, बारे उजियारे करे बाढ़े अंधेरा होय। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये दोहा है कि जो रहीम दास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो गति दीपक की होती है, जिस प्रकार दिए की गति होती है उसी प्रकार कुल का जो कपूत होता है उसकी गति होती है। बारे उजियारे करे, यानी कि जब वो पैदा होता है तो पूरा कुल जो होता है वो उजाला हो जाता है, यानी कि पूरे कुल में खुशियां छा जाती हैं, पूरे परिवार में खुशियां छा जाती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, यानी कि जैसे जैसे वो आगे को बढ़ता है, वैसे ही अंधेरा छा जाता है। तो यहाँ पर बाढ़े शब्द जो है उसका दो अर्थ निकलता है। एक जो समाप्त होना, यानी कि बुझाना, जब बुझ जाता है दीपक तो अंधेरा छा जाता है। लेकिन जब बालक बड़ा हो जाएगा तो वो फिर ऐसे, क्योंकि कपूत की बात की गई है, यानी कि वो अच्छा बच्चा नहीं है, तो जो अच्छा बच्चा नहीं होगा वो बड़ा होके अपने परिवार का नाम डुबाएगा, ना कि रोशन करेगा। तो दो अर्थ यहाँ पर बारे यानी कि पैदा होना और जलने से है, और नंबर 2 बाढ़े बुझना या बढ़ने से है। तो इसका एग्जाम्पल हम लिखेंगे, और भी बाकी के एग्जाम्पल भी हम इसके समझेंगे। तो आपके लिए अभी होमवर्क है कि आप ये सारी चीजें अभी तक हमने जो भी पढ़ा है अलंकार का, हमने शब्दालंकार से स्टार्ट किया, और शब्दालंकार में हमने इसके 3 भागों के बारे में जाना। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार, फिर यमक अलंकार, और उसके बाद श्लेष अलंकार। और तीनों अलंकारों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। तो बच्चों, आज हमने शब्दालंकार के जो 3 भाग हैं तीनों को बहुत अच्छे से समझा, और बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, और उदाहरणों के माध्यम से इनको मैंने आपको समझाया। तो बाकी के एग्जाम्पल जब आपको लगता है तीनों के, जब आप विशेषताएं पढ़ेंगे तो इसमें बाकी के एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, और इसी को हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।